डायन का बदला। ये कहानी करीब 10 साल पहले की है। मैं और मेरा दोस्त मनोज उसके गांव परसौनी ओडिशा घूमने गए थे। कॉलेज की छुट्टियों का वक्त था। रास्ते में मनोज अपने गांव की कहानियां सुना रहा था और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। जैसे ही हमारी गाड़ी जंगल वाले रास्ते पर पहुंची, मनोज बोला, रवि, इस रास्ते पर शाम के वक्त कोई नहीं आता। मैंने कहा, हाँ, इतना घना जंगल और अंधेरा देखकर कौन आएगा। मनोज हल्के से हंसा, नहीं, दिन में भी यहां कोई नहीं आता क्योंकि यहां वो रहती है। कौन? मैंने पूछा। इससे पहले कि मनोज कुछ कहता, ड्राइवर ने घबराई आवाज में कहा, साहब, उसका नाम मत लीजिए। रात का वक्त उसके लिए बहुत ताकतवर होता है। पहले सही सलामत घर पहुंच जाएं। ड्राइवर की घबराहट देख मुझे भी अजीब सा डर लगने लगा। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो थोड़ी दूर एक औरत की परछाई दिखी। वो ऐसे खड़ी थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें जंगल की धुंध को चीरती हुई हमारी तरफ देख रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत मनोज को दिखाने के लिए बुलाया, मगर जब तक वो देखता, वो औरत गायब हो चुकी थी। करीब 1 घंटे बाद हम मनोज के घर पहुंचे, लेकिन मैं उसकी आंखों को भूल नहीं पा रहा था। मनोज ने कहा, तू ज्यादा सोच रहा है, तुझे मेरी कहानियों का असर हो गया है। मुझे भी लगा शायद मैं वहम कर रहा हूं। दरअसल हम वहां मनोज के बड़े भाई सनोज की शादी के लिए गए थे। शादी में सब थे, बस मनोज के चाचा चाची नहीं आए थे। मैंने पूछा तो उसने बताया, कुछ दिन पहले पापा और चाचा के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था, तभी से वो नाराज हैं। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। अचानक मौतें और अजीब घटनाएं। शादी के दिन ही अचानक सनोज भैया की तबीयत बिगड़ी और शाम तक उनकी मौत हो गई। पूरा घर मातम में डूब गया। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। कुछ ही दिन बाद मनोज के दूसरे भाई भुवन की भी ठीक वैसे ही मौत हो गई जैसे सनोज भैया की हुई थी। अब मनोज के पिता पूरी तरह टूट चुके थे। 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने अपने 2 जवान बेटों को खो दिया था। लेकिन इस बार मनोज के चाचा आए थे। मनोज के पापा को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम वो दुख में साथ देने आए। लेकिन असली खौफनाक मंजर तो तब शुरू हुआ। डायन की परछाई फिर सामने आई। मैं किसी काम से मनोज के कमरे में गया, लेकिन वहां जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। वो जंगल वाली परछाई मनोज के कमरे में थी। लंबे, गीले, बिखरे बाल, बिल्कुल सफेद चमड़ी, सड़े हुए पैर और वो भयानक आंखें। वो मनोज के कपड़ों को ऐसे सूंघ रही थी जैसे कुछ खोज रही हो। मैं हिल भी नहीं पाया, बोल भी नहीं पाया। मेरा शरीर जम गया था। फिर उसने मुझे देखा और मुस्कुराने लगी। वो मुस्कान आज भी याद करता हूं तो शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। अचानक वो खिड़की से बाहर कूद गई। मैं हांफते हुए भागकर बाहर आया और सबको बताया, लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। फिर जब मनोज के कमरे में जंगल की मिट्टी मिली, तब सबको यकीन हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। डर के साए में गांव के लोग जुटे। तब वो मनोज ने एक पुरानी कहानी सुनाई। करीब 25 साल पहले हमारे गांव में एक डायन का आतंक था। वो छोटे बच्चों को शिकार बनाती थी। तब पापा और चाचा ने एक सिद्ध बाबा को बुलाया था। बाबा ने उस डायन को गांव से भगा दिया और जंगल में बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कोई इंसान उसे खुद से जंगल से बाहर बुलाएगा तो वो फिर लौट आएगी। गांव में अब खौफ फैल चुका था। हर कोई जान चुका था कि डायन का साया फिर से गांव की खुशियों को निगलने वाला है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी। पहले मनोज के बड़े भाई, फिर मंझले भाई की मौत। अब अगला नंबर मनोज का था। जब से मनोज के कमरे में उस डायन की मौजूदगी का पता उसके पिता को चला, तब से उनकी हालत खराब थी। डर के मारे रातों की नींद उड़ गई थी। मनोज के चाचा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, धैर्य रखिए, सूझबूझ से काम लीजिए। लेकिन यह कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। उधर मनोज की चाची पूरे घर को संभाल रही थी। मनोज की चाची इतनी सुंदर कि जैसे इंद्रलोक की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उनकी बड़ी बड़ी आंखें किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। वो मेरी तरफ बढ़ी और बोली, बेटा, चाय पियोगे? उनकी आवाज मीठी थी, पर मुझे ये बेटा शब्द अच्छा नहीं लगा। वो मेरी उम्र की ही लग रही थी। मैंने मनोज से पूछा, ये कौन है? उसने बताया कि ये उसके चाचा की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी की मौत के बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। मैंने मनोज को हिदायत दी, कहीं मत जाना, घर के अंदर ही रहना। और फिर मैं खुद निकल पड़ा उस डायन के रहस्य को जानने के लिए। गांव पहले से ही सहमा हुआ था। मेरे सवालों से लोग और ज्यादा डर गए थे। कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था कि मुझे डायन के बारे में कुछ बता सके। शाम होने लगी थी। मैं वापस लौट ही रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली। वो घर का रास्ता भूल गई थी। उन्होंने मुझे आवाज लगाई, बबुआ, तनिक हमका घर छोड़ाओ। मैं उनके साथ चल पड़ा। रास्ते में मैंने उनसे पूछा, अम्मा, इस डायन के बारे में कुछ जानती हो? पर वो चुप रही। मैंने कई बार पूछा,
मगर उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। मुझे लगा कि शायद ये भी कुछ नहीं बताएंगी। जैसे ही मैं उन्हें उनके घर छोड़कर जाने लगा, अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाकर बोली, अंदर तो आओ बचुआ। मैं घर के अंदर गया। अम्मा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और धीमे स्वर में बोली, डायन के बारे में खुलेआम बात नहीं करनी चाहिए, वो इन हवाओं के जरिए सब सुनती है। मैंने सांस रोककर पूछा, अम्मा मुझे सब कुछ जानना है, आखिर ये सब शुरू कब और कैसे हुआ? इसी बीच मनोज के घर पर मनोज के पिताजी और चाचा जी ने फैसला किया कि वो अघोरी बाबा के पास जाएंगे। वो बाबा ही थे जो इस डायन के बारे में कुछ कर सकते थे। पर ऐन वक्त पर मनोज के पिताजी ने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने चाचा जी को साथ ले जाने से मना कर दिया। मनोज की हिफाजत अब तुम्हारे जिम्मे है, मैं बाबा को लेकर जल्द ही वापस आऊंगा। चाचा जी ने उन्हें भरोसा दिलाया, आप चिंता मत करिए, मनोज अब मेरी जिम्मेदारी है। मनोज के पिताजी ड्राइवर के साथ बाबा को लाने निकल पड़े। दूसरी ओर बुढ़िया ने मेरी ओर देखा और कहा, क्या जानना चाहते हो बच्चा? मैंने तुरंत जवाब दिया, सब कुछ, जो भी उस डायन के बारे में पता चल सके। पूरा गांव उससे डरता है, कोई भी कुछ नहीं बता रहा। बुढ़िया अचानक गुस्से में बोल उठी, ये गांव वाले कुछ कर भी नहीं सकते, ये सब तो मुर्दे हैं, पहले भी चुप थे और अब भी चुप ही रहेंगे। मैंने धीरे से पूछा, आप क्या कह रही हैं? मुझे शुरू से बताइए कि असल में हुआ क्या था। बुढ़िया जमीन पर बैठ गई और इशारे से मुझे भी बैठने को कहा। मैं उसके पास बैठ गया, उत्सुकता से उसकी कहानी सुनने के लिए। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। करीब 30 साल पहले इस गांव में बानी नाम की एक औरत थी। वो बच्चियों को कढ़ाई सिखाती थी। बच्चों से उसे बहुत प्यार था, लेकिन उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। 5 साल बीत गए, पर वो मां नहीं बन सकी। गांव वाले तो छोड़ो, उसका अपना पति और जेठ उसे बांझ कहकर ताने मारते थे। वो कहां जाती, किससे अपना दर्द कहती? बुढ़िया की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह उस वक्त को फिर से जी रही हो। तभी उसकी जिंदगी में आसाम के मायोंग गांव से आए एक मजदूर निडिर की एंट्री हुई। उसकी बेटी बीना बानी से कढ़ाई सीखती थी। बीना की मां मर चुकी थी और निडिर बानी को पसंद करने लगा था। दोनों चोरी छुपे मिलने लगे और एक दिन भागने का फैसला कर लिया। लेकिन इश्क छुपाए नहीं छुपता और बानी के पति को यह बात पता चल गई। मैंने अधीर होकर पूछा, फिर क्या हुआ? क्या दोनों भाग पाए? उधर बुढ़िया की कहानी चल रही थी और इधर मनोज के पिताजी जंगल में किसी बाबा को बुलाने निकल चुके थे। रास्ता अंधेरा था। ड्राइवर तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक जलती हुई औरत खड़ी दिखी। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़नी चाही, लेकिन धड़ाम गाड़ी पलट गई। गाड़ी के पास वही डरावनी परछाई आ गई थी। इधर मैं बानी की कहानी में डूबा था, उधर जंगल में कुछ भयानक घट चुका था और डायन मनोज के पिताजी को अपने साथ उठा ले गई थी। बानी की दर्दनाक कहानी। मैंने बुढ़िया से फिर पूछा, क्या वो दोनों भाग पाए? नहीं, बुढ़िया ने कहा, बानी के ससुराल वालों को सब पता चल गया था। उन्होंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और फिर उसके पति और जेठ ने उसे बेरहमी से पीटा। बुढ़िया के शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई। इधर बीना को बानी की याद आई। वो चुपके से उससे मिलने निकली, लेकिन उधर बानी के जेठ ने अपने आदमियों को निडिर के घर भेज दिया। उन्होंने निडिर को इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। फिर उसके घर को आग लगा दी। निडिर को लगा कि उसकी बेटी भी उस आग में जल गई होगी, लेकिन वो तो बानी से मिलने के लिए पहले ही निकल चुकी थी। बुढ़िया की आवाज कांप रही थी। इधर बानी का पति उसे फिर से मार रहा था और ये सब बीना देख रही थी। मैंने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? तुझे मालूम है मायोंग गांव को काले जादू की नगरी कहते हैं। वहां के बच्चे भी काला जादू जानते हैं। मैं सिहर उठा। जैसे ही बानी के पति ने उसे फिर से मारा, बीना गुस्से में पागल हो गई। उसकी आंखें जल उठीं और अचानक बानी के पति का हाथ हवा में रुक गया। फिर वो धड़ाम से जमीन पर गिरा, लकवे का शिकार बन गया। गांव में हड़कंप मच गया। सभी को लगा कि बानी डायन है। उसके जेठ ने सबको उकसाया, इस डायन को जिंदा जला दो। पूरा गांव मशालें लेकर दौड़ पड़ा। बीना कुछ नहीं कर सकी और बानी को सबके सामने जिंदा जला दिया गया। वो चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। धीरे धीरे उसकी चीखें शांत हो गईं। उस दिन बीना की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक जलता हुआ बदला था। बुढ़िया मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, और रवि, वो डायन कोई और नहीं, बीना ही है। सच सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? बुढ़िया के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। क्योंकि बानी मैं ही हूं। मेरा शरीर सुन्न हो गया। जो औरत मेरे सामने बैठी थी वो खुद को मरा हुआ बता रही थी।
मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बानी खड़ी हुई और बोली, बीना से मत टकराना वरना पछताओगे। इतना कहकर वो हवा की तरह मेरे शरीर से गुजर गई और गायब हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। जो घर कुछ देर पहले आबाद था वो अब सिर्फ जला हुआ खंडहर था। मैंने जल्दी से वहां चारों तरफ खोजबीन की और एक बक्से में निडर, उसकी पत्नी और बीना की एक पुरानी तस्वीर मिली। अब सच साफ हो गया था। मेरा दोस्त मनोज भयंकर खतरे में था। मैं उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। रवि तेजी से मनोज के घर की ओर भागा। उसे यकीन हो गया था कि मनोज की जान खतरे में है। बानी की बात उसे याद आ रही थी। अब बीना किसी को नहीं छोड़ेगी। मनोज के घर पहुंचकर रवि ने उसे जगाया और पूछा, घर में बाकी लोग कहां हैं? मनोज बोला, पिताजी ड्राइवर के साथ बाबा को बुलाने गए हैं और चाचा चाची मेरी देखभाल के लिए रुके हैं। दोनों चाचा के कमरे में गए, लेकिन वहां सिर्फ चाचा ही थे। उन्हें साथ लेकर बाबा के पास जाने निकले, मगर रास्ते में मनोज के पिताजी की गाड़ी दिखी। ड्राइवर बेहोश पड़ा था, लेकिन पिताजी गायब थे। रवि समझ गया, डायन उन्हें उठा ले गई है। रवि ने चाचा से कहा, आप ड्राइवर को अस्पताल ले जाइए और बाबा को लेकर आइए। आज ही इस डायन का अंत करना होगा। चाचा ड्राइवर को लेकर चले गए। अब रवि और मनोज जंगल की ओर बढ़े, जहां से मनोज के पिताजी को खोजना था। रास्ते में रवि ने मनोज को सब कुछ बता दिया, इस खौफनाक खेल की असली वजह। मनोज सन्न रह गया। मेरे पापा ने इतना घटिया काम किया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। अगर उन्हें बचाने के लिए मेरी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आधी रात हो चुकी थी। चांद लाल हो रहा था, जैसे किसी ने उस पर खून पोत दिया हो। दोनों डर गए, लेकिन तलाश जारी रखी। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक विशाल अशोक का पेड़ दिखा। बाहर से मजबूत, लेकिन अंदर खोखला। उसके तने में एक गहरा बिल था, जिसमें कोई भी आदमी आराम से जा सकता था। बचपन में सुना था कि ऐसे बिलों में परियां रहती हैं, लेकिन जो उन्होंने देखा वो कोई परी नहीं, डायन थी। डर के मारे दोनों झाड़ियों के पीछे छिप गए और इंतजार करने लगे। डायन धीरे धीरे बाहर आई, चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे शायद एहसास हो गया था कि कोई आसपास है। कुछ देर बाद वो चली गई। तब जाकर दोनों जंगल से भागकर घर लौटे और चाचा का इंतजार करने लगे। आधे घंटे बाद चाचा बाबा को लेकर आए। बाबा तेजस्वी थे, चेहरे पर चिंता की लकीर तक नहीं थी। उन्होंने कहा, आज चंद्र ग्रहण है जो 580 साल में है। एक बार आता है। जब तक ये ग्रहण रहेगा मनोज की जान खतरे में रहेगी, लेकिन ग्रहण खत्म होने में अभी 3 घंटे बाकी हैं। उसके बाद ही पूजा शुरू कर सकते हैं। रवि ने कहा, हमें पता है वो डायन कौन है और कहां छुपी है। सब चौंक गए। चाचा ने गुस्से से पूछा, कौन है वो? अभी उसे जिंदा जला देंगे। रवि ने चाचा की आंखों में देखा और बोला, जैसे आपने अपनी पहली पत्नी को जलाया था। चाचा चुप हो गए। फिर रवि ने रहस्य खोला, डायन कोई और नहीं, आपकी दूसरी पत्नी लाडो है, जिसका असली नाम बीना है। यह सुनकर सभी दंग रह गए। चाचा ने रवि का गिरेबान पकड़ लिया। तेरे पास कोई सबूत है? रवि ने कहा, आपको काला जादू किसने ठीक किया था? वही जिसने किया था, बीना। वो निडर की बेटी है। मैंने उसके बचपन की तस्वीरें देखी हैं और लाडो चाची का चेहरा उससे बिल्कुल मिलता है। तभी लाडो चाची बाहर आई। उनकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। तो तुम्हें सब पता चल गया? उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा। चाचा गरजे, क्या रवि सच कह रहा है? क्या तुमने सनोज और भुवन को मारा? मेरे बड़े भाई कहां हैं? लाडो ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और चाचा को हवा में उठा लिया, फिर उन्हें बाहर फेंक दिया। बाबा ने इशारा किया, रवि, मनोज को घर के मंदिर में ले जाओ, ले जाओ। बाबा ने अपनी पोटली से राख निकाली और बीना पर फेंक दी। राख छूते ही बीना तड़प उठी। उसकी आंखों में जलन, दर्द और एक अजीब सी विनती थी। लेकिन रवि जानता था अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। बीना जंगल की ओर भागी। बाबा बोले, वो आज की रात मनोज की बलि देकर अपने माता पिता को जिंदा करना चाहती है। अब चंद्र ग्रहण खत्म होने में बस आधा घंटा बचा था। अंतिम लड़ाई। बाबा ने आटे का घेरा बनाया और रवि मनोज को उसके अंदर बैठने को कहा। किसी भी हाल में इस घेरे से बाहर मत निकलना। ससा, बाबा मंत्र पढ़ने लगे। बाहर बीना चीख रही थी, मनोज को बहकाने की कोशिश कर रही थी। तभी मनोज के पिताजी की आवाज आई, बेटा मुझे बचा लो। मनोज तड़प उठा, पिताजी। वो उठकर भागा। मनोज मत। रवि ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो घेरे से बाहर निकल गया। बीना ने नुकीला भाला उठाकर मनोज पर फेंका, लेकिन चाचा बीच में आ गए। भाला उनके सीने में जा धंसा। चाचा गिरते हुए बोले, हमें माफ कर देना बेटा, ये सब हमारी गलती थी। मनोज सुन्न रह गया। रवि ने उसे पकड़कर वापस घेरे में खींच लिया। अब चंद्र ग्रहण खत्म होने वाला था। बाबा ने अपनी आंखें खोली और अग्निकुंड में भभूति फेंकी।
एक पल में सब जंगल के उसी अशोक के पेड़ के पास पहुंच गए। यही है इसका अंत, बाबा बोले। बीना अब पूरी तरह पागल हो गई थी। उसने आंधियों का तूफान उठा दिया, सभी बिखर गए, लेकिन रवि को उसकी हंसी साफ सुनाई दी। अब तुम सबको मार दूंगी, बीना ने बाबा को जकड़ लिया। रवि समझ गया अब मरने का वक्त आ गया है, लेकिन हार मानने का नहीं। उसने हवन कुंड से जलती लकड़ी उठाई और पेड़ के अंदर के बिल की ओर भागा। नीचे देखा तो वहां निडर और बानी की अधजली लाशें पड़ी थीं। यही इस कहानी का असली अंत था। रवि ऊपर गया और चिल्लाया, बाबा इस पेड़ को जलाना होगा। बाबा ने सहमति में सिर हिलाया। रवि ने जलती लकड़ी फेंकी। बीना चीखी, छटपटी, लेकिन कोई उसे नहीं बचा सका। वो आग में समा गई। 10 साल बाद रवि यादों में खोया था। तभी फोन बजा। रवि, आज ही के दिन मैंने अपने पिताजी को खोया था, लेकिन आज वो वापस आ गए हैं। रवि चौंका। क्या? हाँ, किसी महिला ने उन्हें गांव तक पहुंचाया। अब वो उनकी देखभाल करेगी। और जानते हो उसका नाम क्या है? फोन के दूसरी तरफ मनोज की आवाज आई। बीना, अगर